श्रेया से गौतम की मुलाकात सबसे पहले कॉलेज में हुई थी। जिस दिन वो कॉलेज में दाखिला लेने गया था, उसी दिन वो भी दाखिला लेने पहुंची थी। वो जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक स्मार्ट थी। पहली नज़र में ही गौतम ने उसे अपना दिल दे दिया था। गौतम टॉपर था। इसके अलावा क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। बड़े बड़े क्लबों के साथ वो खेल चुका था। उसके व्यक्तित्व से कॉलेज की कई लड़कियां प्रभावित थी। कुछ ने तो खुलकर मोहब्बत का इजहार तक कर दिया था। उसने किसी का भी प्यार स्वीकार नहीं किया था। करता भी कैसे? श्रेया जो उसके दिल में बसी हुई थी, श्रेया भी उससे प्रभावित थी। सो उसने बगैर देर किए उससे आई लव यू कह दिया। वो कोलकाता के नामजद अमीर परिवार से थी। उसके पिता और भाई राजनीति में थे। उनके कई बिजनेस थे। दौलत की कोई कमी नहीं थी। गौतम के पिता पंसारी की दुकान चलाते थे। संपत्ति के नाम पर सिर्फ दुकान थी। जिस मकान में रहते थे वो किराए का था। उनकी एक बेटी भी थी। वो गौतम से छोटी थी। अपनी हैसियत जानते हुए भी गौतम श्रेया के साथ उसके ही रुपए पर उड़ान भरने लगा था। उससे विवाह करने का ख्वाब देख रहा था। कालांतर में दोनों ने आधुनिक रीति से तन मन से प्रेम प्रदर्शन किया। सैर सपाटा, मूवी, होटल, कुछ भी उनसे नहीं छूटा। मर्यादा की सारी सीमाएं बेहिचक लांघ गए। 2 वर्ष बीत गए तो गौतम ने महसूस किया कि श्रेया उससे दूर होती जा रही है। वो कॉलेज के ही दूसरे लड़के के साथ घूमने लगी थी। उसे बात करने का भी मौका नहीं देती थी। बड़ी मुश्किल से एक दिन मौका मिला तो उससे कहा, मुझे छोड़कर गैरों के साथ क्यों घूमती हो? मुझसे शादी करने का इरादा नहीं है क्या? श्रेया ने तपाक से जवाब दिया, कभी कहा था कि तुमसे शादी करूंगी? वो तिलमिला गया। किसी तरह गुस्से को काबू में करके बोला, कहा तो नहीं था, पर खुद सोचो कि हम दोनों में पति पत्नी वाला रिश्ता बन चुका है, तो शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं मानती कि किसी के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बन जाए तो उसी से विवाह करना चाहिए। मेरा मानना है कि संबंध किसी से भी बनाया जा सकता है, पर शादी अपने से बराबर वाले से ही करनी चाहिए। शादी में दोनों परिवारों के आर्थिक व सामाजिक रुतबे पर ध्यान देना अनिवार्य होता है। तुम्हारे पास ये सब नहीं है, इसीलिए शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अब मेरा पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। श्रेया की बात गौतम को सूल की तरह चुभी, लेकिन उसने समझदारी से काम लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। आखिरकार उसे लगा कि श्रेया किसी के बहकावे में आकर रिश्ता तोड़ना चाहती है। उसने सोचा, उसके घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। परिजनों के कहने पर उसे मुझसे विवाह करना ही होगा। एक दिन वो श्रेया के घर गया। उसके पिता व भाई को अपने और उसके बारे में सब कुछ बताया। श्रेया अपने कमरे में थी। भाई ने बुलाया। वो आई। भाई ने गौतम की तरफ इंगित करके उससे पूछा, इसे पहचानती हो? श्रेया सब कुछ समझ गई। झट से अपने बचाव का रास्ता भी ढूंढ लिया। बगैर घबराए कहा, ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है। इसे मैं जरा भी पसंद नहीं करती, किंतु ये मेरे पीछे पड़ा रहता है। कहता है कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो इस तरह बदनाम कर दूंगा कि मजबूर होकर शादी करनी ही पड़ेगी। वो कहता रहा कि श्रेया झूठ बोल रही है, परंतु उसके भाई और पिता ने एक ना सुनी। नौकरों से उसकी इतनी पिटाई कराई कि वो अधमरा हो गया। पैरों की हड्डियां टूट गई। किसी पर किसी तरह का इल्जाम ना आए, इसीलिए गौतम को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। थाने में श्रेया द्वारा यह रिपोर्ट लिखा दी गई कि मैं घर में अकेली थी। अचानक गौतम आया और मेरा रेप करने की कोशिश की। इसी समय घर के नौकर आ गए और उसकी पिटाई कर मुझे बचा लिया। थाने से खबर पाते ही गौतम के पिता अस्पताल आ गए। गौतम को होश आया तो सारा सच बता दिया। सिर पीटने के अलावा उसके पिता क्या कर सकते थे? श्रेया के परिवार से भिड़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने गौतम को समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ। अस्पताल से वापस आकर पढ़ाई पर ध्यान लगाना। कोशिश करूंगा कि तुम पर जो मामला है वापस ले लिया जाए। अस्पताल में गौतम को 5 महीने रहना पड़ा।
वो 5 महीने 5 युगों से भी लंबे थे। कैलेंडर की तारीखें एक एक करके उसके सपनों के टूटने का पैगाम लाती रही थी। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो दोस्तों ने भी किनारा कर लिया। मोहल्ले में भी वो बुरी तरह बदनाम हो चुका था। कोई उसे देखना नहीं चाहता था। श्रेया के आरोप पर किसी को विश्वास नहीं हुआ तो वो थी इशिता। वो उसी कॉलेज में पढ़ती थी और गौतम की दोस्त थी। वो अस्पताल में उससे मिलने बराबर आती रही, उसे हर तरह से हौसला देती रही। गौतम घर आ गया तो भी इशिता उससे मिलने घर आती रही। शरीर के घाव तो कुछ दिनों में भर गए, पर आत्मसम्मान के कुचले जाने से उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। मन और आत्मविश्वास के घावों पर कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। गौतम ने फैसला किया कि अब वो आगे की पढ़ाई नहीं करेगा। परिजनों तथा शुभचिंतकों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो फैसले से टस से मस नहीं हुआ। इस मामले में उसने इशिता की भी नहीं सुनी। इशिता ने कहा था, पढ़ना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्रिकेट में ही कैरियर बनाओ। मेरा आत्मविश्वास टूट चुका है, कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसने दो टूक जवाब दिया। वो दिन भर चुपचाप घर में पड़ा रहता था। घर के लोगों से भी ठीक से बात नहीं करता था। किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर भी नहीं जाता था। हर समय चिंता में डूबा रहता था। पहले छुट्टियों में पिता की दुकान संभालता था, अब पिता के कहने पर भी दुकान पर नहीं जाता। उसे लगता था कि दुकान पर जाएगा तो मोहल्ले की लड़कियां उस पर छींटाकशी करेंगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह इस घटना को 2 वर्ष बीत गए। इशिता ने ग्रेजुएशन कर ली, जॉब की तलाश की तो वो भी मिल गई। बैंक में जॉब मिली थी, पोस्टिंग मालदह में हुई थी। जाते समय इशिता ने उससे कहा, कोलकाता से जाने की इच्छा तो नहीं है, पर सवाल जिंदगी का है, जॉब तो करनी ही पड़ेगी, पर 6-7 महीने में ट्रांसफर कराकर आ जाऊंगी। विश्वास है कि तब तक श्रेया को दिल से निकाल फेंकने में सफल हो जाओगे। इशिता मालदह चली गई तो गौतम पहले से अधिक अवसाद में आ गया। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का विचार किया। मौका देखकर माँ ने उससे कहा, जानती हूँ कि इशिता सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, इसके बावजूद यह जानना चाहती हूँ कि यदि वो तुम्हें पसंद है तो बोलो, उससे शादी की बात करूँ। वो सिर्फ मेरी दोस्त है माँ, हमेशा दोस्त ही रहेगी। रही शादी की बात तो कभी किसी से भी शादी नहीं करूँगा। यदि किसी ने मुझ पर दबाव डाला तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। गौतम ने अपना फैसला बता दिया तो माँ और पापा ने उससे फिर कभी शादी के लिए नहीं कहा, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन एक दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, श्रेया से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ये अच्छी तरह जानते हो, फिर जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? किसी से विवाह कर लोगे तो पत्नी का प्यार पाकर अवश्य ही उसे भूल जाओगे। जानता हूँ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मेरे भविष्य की चिंता है, परंतु सच्चाई ये है कि श्रेया को भूल पाना मेरे वश की बात नहीं है। दोस्त ने तरह तरह से समझाया, पर वो किसी से भी शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। इशिता गौतम को सप्ताह में 2-3 दिन फोन अवश्य करती थी। वो उसे बताता था कि जल्दी ही श्रेया को भूल जाऊंगा, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत यह थी कि इशिता के जाने के बाद उसने कई बार श्रेया को फोन लगाया था, पर लगा नहीं था। घटना के बाद शायद उसने अपना नंबर बदल लिया था। ना जाने क्यों उससे मिलने के लिए वो बहुत बेचैन था, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मिले। अंजाम की परवाह किए बिना उसके घर जाकर मिलने को वह सोचने लगा था। तभी एक दिन श्रेया का ही फोन आ गया। बहुत देर तक विश्वास नहीं हुआ कि उसका फोन है। विश्वास हुआ तो पूछा, कैसी हो? तुमसे मिलकर अपना हाल बताना चाहती हूँ। आज शाम के 7 बजे सॉल्ट लेक मॉल आ सकते हो? उधर से श्रेया ने कहा। खुशी से लबालब होकर गौतम समय से पहले ही मॉल पहुंच गया। श्रेया समय पर आई। वो पहले से अधिक सुंदर दिखाई पड़ रही थी। उसने पूछा, मेरी याद कभी आई थी? तुम दिल से गई ही कब थी जो याद आती? तुम तो मेरी धड़कन हो। कई बार फोन किया था, लगा नहीं था। लगता भी कैसे? तुमने नंबर जो बदल लिया था।
उसका हाथ अपने हाथों में लेकर श्रेया बोली, पहले तो उस दिन की घटना के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे इस बात का अनुमान नहीं था कि मेरे झूठ को पापा और भैया सच मानकर तुम्हारी पिटाई कराएंगे। फिर कोई लफड़ा ना हो इस डर से पापा ने मेरा मोबाइल ले लिया। अकेले घर से बाहर जाना बंद कर दिया गया। मुंबई से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की, परंतु तुम्हारा नंबर याद नहीं आया। याद आता तो कैसे, घटना के कारण सदमे में जो थी। उन्होंने सोर्स सिफारिश की तो श्रेया के पिता ने मामला वापस ले लिया। फिलहाल वहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद 3 महीने पहले ही आई हूँ। बहुत कोशिश करने पर तुम्हारे एक दोस्त से तुम्हारा नंबर मिला तो तुम्हें फ़ोन किया। मेरी सगाई हो गई है, 3 महीने बाद शादी हो जाएगी। ये कहने के लिए बुलाया है कि जो होना था वो हो गया। अब मुद्दे की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि हम अब भी एक दूसरे को चाहते हैं। तुम मेरे लिए बेताब हो, मैं तुम्हारे लिए। इसीलिए शादी होने तक हम रिश्ता बनाए रख सकते हैं। चाहोगे तो शादी के बाद भी मौका पाकर तुमसे मिलती रहूंगी। ससुराल कोलकाता में ही है, इसीलिए मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं होगी। श्रेया का चरित्र देखकर गौतम को इतना गुस्सा आया कि उसका कत्ल कर फांसी पर चढ़ जाने का मन हुआ, लेकिन ऐसा करना उसके वश में नहीं था, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि श्रेया को कुछ हो गया तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। उसे समझाते हुए उसने कहा, मुझे इतना प्यार करती हो तो शादी मुझसे क्यों नहीं कर लेती? इस जमाने में शादी की जिद पकड़कर क्यों बैठे हो? वो जमाना पीछे छूट गया जब प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी एक दूसरे से कहते थे कि जिंदगी तुमसे शुरू तुम पर ही खत्म है। अब तो ऐसा चल रहा है कि जब तक साथ निभे निभाओ, नहीं तो अपने अपने रास्ते चले जाओ। तुम खुद ही बोलो, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। दरअसल मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं, विचारों से भी आधुनिक हूँ। जमाने के साथ चलने में विश्वास रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी जमाने के साथ चलो। जो मिल रहा है उसका भरपूर उपभोग करो, फिर अपने रास्ते चलते बनो। श्रेया जैसे ही चुप हुई, गौतम ने कहा, लगा था कि तुम्हें गलती का एहसास हो गया है, मुझसे माफी मांगना चाहती हो, पर देख रहा हूँ कि आधुनिकता के नाम पर तुम सिर से पैर तक कीचड़ से इस तरह सन चुकी हो कि तुम्हारे जिस्म से बदबू आने लगी है। ये सच है कि तुम्हें अब भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें भूल जाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब तुम मेरे दिल में सूल बनकर रहोगी, प्यार बनकर नहीं। श्रेया ने गौतम को अपने रंग में रंगने की पूरी कोशिश की, परंतु उसकी एक दलील भी उसने नहीं मानी। उस दिन से गौतम पहले से भी अधिक गमगीन हो गया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। अचानक इशिता ने फोन करके बताया कि उसने कोलकाता में ट्रांसफर करा लिया है, 3-4 दिनों में ही आ जाएगी। 3 दिनों बाद इशिता आ भी गई। गौतम के घर गई तो वो गहरी सोच में था। उसने आवाज दी पर उसकी तंद्रा भंग नहीं हुई। तब उसे झंझोड़ा और कहा, भाई किस सोच में डूबे हुए हो? श्रेया की यादों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ, गौतम ने सच बता दिया। इशिता गुस्से से उफन पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे याद करते हो? सचमुच तुम पागल हो गए हो। तुमने कभी किसी को प्यार नहीं किया है इशिता, मेरा दर्द कैसे समझ सकती हो? कुछ घाव किसी को दिखते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उस शख्स ने चोट नहीं खाई होगी, इशिता ने कहा। गौतम ने इशिता को देखा तो पाया कि उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू? इसका मतलब ये है कि तुमने भी प्यार में धोखा खाया है। इसे तुम धोखा नहीं कह सकते। जिसे मैं प्यार करती थी उसे पता ही नहीं था, यानी वन साइड लव था। कुछ ऐसा ही समझो। लड़का कौन था? निश्चय ही वो कॉलेज का रहा होगा। इशिता उसे उलझन में नहीं रखना चाहती थी। रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए कह दिया, वो कोई और नहीं, तुम ही हो। गौतम ने चौंक कर उसे देखा तो वो बोली, कॉलेज में पहली बार जिस दिन तुमसे मिली थी उसी दिन तुम मेरे दिल में घर कर गए थे। दिल का हाल बताती उससे पहले पता चला कि तुम श्रेया के दीवाने हो। फिर चुप रह जाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जानती थी कि श्रेया अच्छी लड़की नहीं है,
तुमसे दिल भर जाएगा तो झट से किसी दूसरे का दामन थाम लेगी। तुम्हें आगाह करती तो तुम्हें लगता कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उस पर इल्जाम लगा रही हूँ, इसीलिए तुमसे दोस्ती कर ली, पर दिल का हाल कभी नहीं बताया। श्रेया के साथ तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया तो सोचा कि मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी, पर देख रही हूँ कि आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ वो ही है। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी पसर गई। गौतम ने ही थोड़ी देर बाद खामोशी को दूर किया। उससे दिल से निकाल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए कभी शादी ना करने का फैसला किया है। तुम्हें पाने के लिए मैंने जो तपस्या की है उसका फल मुझे नहीं दोगे? इशिता का स्वर वेदना से कांपने लगा था, आंखें भी दबदबा गई थी। मुझे माफ कर दो इशिता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमसे विवाह करता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, पर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, किसी से भी शादी नहीं कर सकता। इशिता चली गई। उसकी आंखों में उमड़ा वेदना का समंदर देखकर भी वो उसे रोक नहीं पाया। वो उसे कैसे समझाता कि श्रेया ने उसके साथ जो कुछ भी किया है उससे समस्त औरत जाति से उसे नफरत हो गई है। 3 दिन बीत गए। इशिता ने ना तो फोन किया ना वो आई। गौतम सोचने लगा कहीं नाराज होकर उसने दोस्ती तोड़ने का मन तो नहीं बना लिया है। उसे फोन करने का सोच ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। फोन किसी अनजान का था। उसने हेलो कहा तो उधर से किसी ने कहा, इशिता का पापा बोल रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? उसने झट से कहा, क्यों नहीं अंकल, कहिए कहाँ आ जाऊँ? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है बेटे, 7 बजे तक मैं ही तुम्हारे घर आ जाता हूँ। इशिता उसे 3-4 बार अपने घर ले गई थी। वो उसके माता पिता से मिल चुका था। उसके पिता रेलवे में उच्च पद पर थे, बहुत सुलझे हुए इंसान थे। वो उनकी इकलौती संतान थी। माँ कॉलेज में अध्यापिका थी, बहुत ही समझदार थी, कभी भी उसके और इशिता के रिश्ते पर शक नहीं किया था। इशिता के पापा समय से पहले ही आ गए। गौतम के साथ साथ उसकी माँ और बहन ने भी उनका भरपूर स्वागत किया। उन्होंने मुद्दे पर आने में बहुत देर नहीं लगाई, पर उन चंद लम्हों में ही अपने शालीन व्यक्तित्व की खुशबू से पूरे घर को महका दिया था। इतनी आत्मीयता उड़ेल दी थी वातावरण में कि उसे लगने लगा कि उनसे जन्म जन्म का रिश्ता है। कुछ देर बाद इशिता के पापा को गौतम के साथ कमरे में छोड़कर माँ और बहन चली गई तो उन्होंने कहा, बेटा इशिता तुम्हें प्यार करती है और शादी करना चाहती है। उसने श्रेया के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। श्रेया से तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है तो इशिता से शादी क्यों नहीं करना चाहते? वैसे तो बिना कारण भी कोई किसी को नापसंद कर सकता है। यदि तुम्हारे पास इशिता से विवाह ना करने का कोई कारण है तो बताओ, मिल बैठकर कारण को दूर करने की कोशिश करेंगे। उसे लगा जैसे अचानक उसके मन में कोई बड़ी सी शिला पिघलने लगी है। उसने मन की बात बता देना ही उचित समझा। इशिता में कोई कमी नहीं है अंकल, उससे जो भी शादी करेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। कमी मुझ में है। श्रेया से धोखा खाने के बाद लड़कियों से मेरा विश्वास उठ गया है। लगता है कि जिससे भी शादी करूंगा वो भी मेरे साथ बेवफाई करेगी। ऐसा भी लगता है कि श्रेया को कभी भूल नहीं पाऊंगा और पत्नी को प्यार नहीं कर पाऊंगा। गौतम ने दिल की बात रखते हुए बताया। इतनी सी बात के लिए परेशान हो? तुम मेरी परवरिश पर विश्वास रखो बेटा। तुम्हारी पत्नी बनकर इशिता तुम्हें इतना प्यार करेगी कि तुम्हारे मन में लड़कियों के प्रति जो गांठ पड़ गई है वो खुद ही खुल जाएगी। वो बिना रुके कहते रहे, प्यार या शादी के रिश्ते में मिलने वाली बेवफाई हर इंसान दुखी हो जाता है, पर यह दुख इतना बड़ा भी नहीं है कि जिंदगी एकदम से थम जाए। किसी एक औरत मर्द या लड़का लड़की से धोखा खाने के बाद दुनिया के तमाम औरत मर्द या लड़का लड़की को एक जैसा समझना सही नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है कि कोई भी रिश्ता जिंदगी से बड़ा नहीं होता। यह भी सच है कि हर प्रेम संबंध का अंजाम शादी नहीं होता। जीवन में हर किसी को अपना रास्ता चुनने का अधिकार है,
ये अलग बात है कि कोई सही रास्ता चुनता है तो कोई गलत। श्रेया के मन में गलत विचार भरे पड़े थे, इसीलिए चंद कदम तुम्हारे साथ चलकर अपना रास्ता बदल लिया। अब तुम भी उसे भूलकर जीने की सही राह पर आ जाओ। गिरते सब हैं, पर जो उठकर तुरंत अपने आप को संभाल लेता है, सही मायने में वही साहसी है। थोड़ी देर बाद इशिता के पापा चले गए। गौतम ने मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातें सुनी थी। श्रेया के कारण लड़कियों के प्रति मन में जो गांठ पड़ गई थी वो खुल गई। अब देर करना उसने मुनासिब नहीं समझा। इशिता के पापा को फोन किया। अंकल, कल अपने घर वालों के साथ इशिता का हाथ मांगने आपके घर आना चाहता हूँ। उधर से इशिता के पापा ने कहा, वेलकम बेटे, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने अपने भीतर के डर पर विजय जो प्राप्त कर ली है।